अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संदस। आज यहाँ पे न्यू जर्सी में अमेरिका में सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल वराइच विज़िट कर रहे हैं। हम उन सब का प्रोग्राम जियो में जो एक दिन जियो के साथ है उससे उनको जानते हैं। वो बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आज देखते हैं कि सोहेल वराइच क्या बातें करेंगे यहाँ पे। वो एक स्पीच भी देंगे और फिर Q&A सेशन भी होगा। तो मैं ये अपना व्लॉग में कवर करूँगी और आप सबको दिखाऊंगी कि आज का इवेंट कैसा जाता है और अब हम क्या सीखेंगे आज सोहेल वराइच से। मैं साहब आपसे आने से पहले अपने दोस्तों से अपने वैली से मैं गुजारिश कर रहा था। मैंने आपका ज़्यादा सीख कराया जिसकी आपको जरूरत नहीं है। मलिक अहमद खान साहब के तल्लक भी मैंने सारा बात की। तो हमने कुछ खाना भी खा लिया। अब एडवर्टाइजर के बाद हम खाना मुकम्मल शुरू करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम दोस्तों का तारुफ कराऊँ। अवरैज साहब, मलिक अहमद खान साहब की जो पोस्ट आप देख रहे हैं कि आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए 3-4 घंटे मुसाफिर से आए हैं। तो ये मुस्लिम सियासी जमातों के कायदीन है। इसमें हम सिर्फ पाकिस्तान के झंडे के नीचे आज इकट्ठे हुए हैं। ये मुस्लिम लीग काफ के कायदीन है। डार साहब मुस्लिम लीग नून के हैं, पाकिस्तान के इंसाफ अमेरिका को जो लीड करते हैं। मनीष राणा साहब मेरीलैंड से तशरीफ आए हैं। डॉक्टर साहब की जो कम्युनिटी डॉक्टर सदीक साहब हैं, डॉक्टर आलम साहब हैं और नहायत ही काबिल काम हमारे कम्युनिटी, हमारी मस्जिद के तनवीर साहब बैठे हुए हैं, शेख साहब आए हैं, साथ साथ हमारे कम्युनिटी लीडर हैं, हमारे अता भाई बैठे हुए हैं, माँ आपके बच्चे आपको वकास साहब रानी के वकास साहब के ब्रैक साहब, ये सब लोग और मुनीर साहब के जो हम मुख्तलिफ पार्टी से तलक रखने वाले कायदीन इधर बैठे हुए हैं। ये मुस्लिम को आप झंडे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का झंडा हमारे पीछे है, इसके नीचे हम सब हैं। उसके बाद इस साइड पे पाकिस्तान अमेरिका का झंडा है। हम पाकिस्तानी अमेरिकन आपके पास है, हमारे पास पाकिस्तान का भी पासपोर्ट है, हमारे पास यूएसए का भी पासपोर्ट है। हम जिस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम उसी तरह अमेरिका से भी मोहब्बत करते हैं। तो मैं चाहूंगा अपनी बात को खत्म करूं। सबसे पहले मैं मनीर अहमद खान साहब मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा कि मनीर अहमद साहब का तारुफ क्या है। जितना मुझे पता था मैंने बताया और बड़े अच्छे तरीके से। और दूसरा सवाल ये था कि साबका चेयरमैन ऑफ नेशनल ट्रस्ट के, और मेरे दोस्तों ने सवाल किया कि नेशनल ट्रस्ट का क्या काम होता है पाकिस्तान में। और फिर मैंने उनको जवाब देने से पहले ये कहा कि मनीर अहमद खान खुद बताएंगे। मनीर अहमद खान की पाकिस्तान के लिए बेहतनाक की बात है। ये जब MRD तारीख थी तब से ये सियासत में है, दूसरा ये आपको खुद बताएंगे। और इनकी तकारीर सुनने के बाद मैं आप दोस्तों को ऑप्शन दूंगा, मैं आपके पास माइक लेके जाऊंगा, खुद आप एक एक सवाल कीजिए जैसा भी आपकी मर्जी है। ये बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ सारे पाकिस्तानी लोग रहते हैं और फिर सबसे बढ़कर ये इस्लाम की रिवायत के मुताबिक सब सियासी पार्टी का एक गुलदस्ता बना। इसमें पाकिस्तान में तो हम एक टेबल पर उन्हें नहीं बिठा सकते। आप अमरीकी पाकिस्तानी की जो खूबी है कि आप सारे इकट्ठे एक टेबल पर बैठते हैं और काश पाकिस्तान में भी ये सब इकट्ठे बैठते हो तो आज जैसी सूरत हाल जो है वो पैदा ना होती और कोई ना कोई रिश्ता जो है नहीं कर रहा। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान मल्टीपल क्राइसिस से गुजर रहा
इकोनॉमिक क्राइसिस आपके सामने है। हमने इस साल के आखिर तक 25 बिलियन डॉलर और वापस करने हैं, और अगर हम वापस नहीं करते तो हम डिफॉल्ट हैं। और ज़ाहिर है डिफॉल्ट होने का मतलब ये है कि दुनिया भर से आपके जो तजारती या कमर्शियल वायदे वो मुतासर होते हैं, इसलिए हम ज़रूरत को भी करते हैं। और 25 अरब हमारे पास है नहीं कि हम वो दे सकें, तो इस वक्त हम ऐसी पोजीशन में हैं कि ना हमें कोई पैसे किसी से देने को तैयार है, और ना हमारे पास हैं कि हम दे सकें, और ना हम डिफॉल्ट होना चाहते हैं। तो अब इसका क्या हल होगा, अभी तक तो ये नजर नहीं है क्या हल। दूसरा उससे भी बड़ा हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो चुका है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर आइन के अंदर लिखा हुआ है वो होने थे, लेकिन बदकिस्मती से सियासी पार्टियां को भी ये सूट नहीं करता कि इलेक्शन हो, और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी सूट नहीं करता कि इलेक्शन। इसलिए इलेक्शन जो है वो बार बार डिले की तरफ जा रहे हैं, और अभी भी अगर से ये कहा जा रहा है कि जनवरी की डेट है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि ये तो ये एक बड़ी ही खतरनाक सोचे था। और फिर इसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ पॉलिटिकल क्राइसिस का पता है, और जब आईनी गवर्नमेंट नहीं होती है तो कानून नहीं है, तो फिर इसके असरात मीडिया पर पड़ते हैं। तो मीडिया की आज़ादी जो है वो शदीद मजबूर हो गई है, बहुत ज़्यादा हम पर पाबंदियाँ हैं, इसकी वजह से बहुत सा सच जो है वो नहीं बोला जाता। इसी तरह अदालतें जो हैं जो आज़ाद होनी चाहिए, वो भी अदालतों पर भी बहुत दबाव है, और अदालतें भी अपने फैसले आज़ादाना नहीं करती, क्योंकि जब तक किसी मुल्क की जो बुनियाद है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन को आप या आइन को आप तसब्बुस ना हो, तो फिर जितनी उसके अंदर गारंटीज होती हैं, आज हम सारे बड़े परेशान हैं कि लोगों को घर से उठाया जा रहा है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हम सारे पाकिस्तानी भी इस गलती के जिम्मेदार हैं। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम इन गलतियों से निकल रहे हैं। जब बलूचिस्तान से सब कुछ हो रहा था तो हम पंजाबी, हम सिंधी, हम उसके साथ हाथ कह रहे, हम उनके उठाने को जायज़ करार दे रहे। आज हम उठाए जा रहे हैं तो हमें तकलीफ हो रही है। कल को जो बलूचिस्तान के साथ हुआ तो मुझे भी पाकिस्तान के साथ हुआ, तो सिंध में 300 बंदे MRD का न्यूज़ सुनता था, तो एक गनशिप हेलीकॉप्टर में 300 बंदों को मार दिया था, और पंजाब से कोई आवाज़ नहीं थी। तो कभी अपने गिरबान में हमें वो डाल के देखना चाहिए, हम क्यों काम आज तो हमें बड़ी तकलीफ हो गई है, लेकिन हम माजी के जो जितने जराइम हैं उनके ऊपर कतल कोशिश करते रहे हैं। अकबर बुख्ती को मारा गया, अकबर बुख्ती को हम मारा गया तो हम खामोश रहे, बल्कि कई लोगों ने खुशियां मनाई। तो आज उस दिन से बलूचिस्तान के अंदर अमन नहीं, उस दिन से बलूचिस्तान के अंदर फौजकशी हो रही है, धमाके हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान पर अमन नहीं रहा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा आप देखें कि वहाँ किस तरह से हालात जा रहे हैं और किस लहर पे पहुँच रहे हैं। आजकल हर रोज धमाके हो रहे हैं। तो बुनियादी बात एक हम्बल स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, चाहे वो फौज थी, चाहे वो सियासी जमातें थी, चाहे वो मजहबी जमातें थी, तमाम ने एक चीज़ पर इत्तेफाक किया था, उसको पाकिस्तान पाना। ये 1973 में भुट्टो साहब के ज़माने में साइन हुआ था, इसमें जमात इस्लामी ने भी साइन किए थे, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी साइन किए थे, जमीयत उलमा पाकिस्तान ने भी साइन किए थे, इसमें बलोच लीडरों ने भी साइन किए थे, सिंधी लीडरों ने भी साइन किए थे, पख्तून लीडरों ने भी साइन किए थे। ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट है कायदे आज़म के बाद जिस पर सारे पाकिस्तानी मुतफिक हैं, और असल बात यह है कि उस पर चलने की ज़रूरत है। और दूसरा असूल जो पाकिस्तान बनने के वक्त तय हुआ था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तय किया था, वो था जमहूरी असूल कि पाकिस्तान को
अगर आइन और जमहूरियत जो है ये हमारे यहाँ मुत्तफिक है, हम सब इस पर मुत्तफिक हैं, तो फिर हमें पाकिस्तान को उसी पर चलाना चाहिए। अगर कोई अदारा बहुत ताकतवर हो गया तो उस अदारे के ऊपर भी दायरा सियासी जमातों को सोच के उसके बारे में कोई मुसवा नहीं करनी है, क्योंकि पहले हमने अपनी जो फौज है उसको मजबूत किया है और उसकी वजूहात ये थी कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को एक्जिस्टेंशियल थ्रेट था कि क्या पाकिस्तान जिंदा रहेगा नहीं, और फिर उसके लिए सारी तवज्जो आपकी फौज और आपने फौज, आपने डिफेंस को बड़ी कामयाबियाँ हासिल की, आपने एटम बम बनाया, मजबूत फौज बनाई, कई जो हमले थे इंडिया के वो नाकाम बनाए, मिसाइल प्रोग्राम बनाया, ये सारा कुछ आपने बनाया। लेकिन ये करते हुए आप जमहूरियत, पार्लियामेंट और बाकी जो अदारे हैं उनको इग्नोर कर और वो नज़रअंदाज करते करते इतने कमज़ोर हो गए कि आज के जो बहुत से आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि पॉलिटिक्स को कंडेम करें, सियासत को कंडेम करें, जमहूरियत को कंडेम करें, आमरों की जो है बहुत से लोग हिमायत करते हैं, डिक्टेटरों की हिमायत करते हैं। ये गलत था। इस पर जो है आपको अफसोस होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान में क्यों आमरों की हिमायत की और पाकिस्तान में जमहूरियत को क्यों नहीं किया। अब उसी का ये नतीजा है, ये जो माजी के अंदर हम तजर्बे करते रहे हैं, बार बार डिक्टेटरों को आप नाकाम लाते रहे हैं और उसके नतीजे में पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार होता है। तो उसी का नतीजा है कि आज आइन, मुल्क का जो आइन है उस पर अमल नहीं हो रहा, अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, मीडिया को आज़ादी नहीं, ह्यूमन राइट्स जो है वो जो है उनका कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। अगर पाकिस्तान के अंदर एक आइनी हुकूमत होती, पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी हुकूमत होती, पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद होती, मीडिया पर पाबंदी ना होती तो पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब मैं आता हूँ पोलिटिकल पार्टीज की तरफ। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं ये आपस में नफरत में इस हद तक आगे चली गई कि उन्होंने एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ा, और इस अदम बर्दाश्त की वजह से ये पहले भी सूरत हाल पैदा हुई जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर लड़ाई थी। तो आपने देखा होगा कि 2-2.5 साल पीपल्स पार्टी आती थी तो नून फौज के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को निकाल देती थी, और नून लीग आती थी तो वो पीपल्स पार्टी वाले फौज से मिलकर निकाल देते। लेकिन फिर बिलाखिर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने किया और उन्होंने तय किया कि अब हमारी हुकूमतें जो हैं वो 5 साल चलेंगी और हम एक दूसरे को नहीं उठाएंगे। फिर उसका अगला मंजर ये आता है कि फौज ने एक और सियासी पार्टी की हिमायत की और उन दोनों पार्टियों को मारना शुरू किया और वो पार्टी खुश होती है। अब उस पार्टी को मार पड़ रही है और जो पिछली पार्टियां थी वो खुशियां मना रही है, क्योंकि दोनों रवैये गलत है, दोनों को कंडेम करें, दोनों गलत थे। अगर किसी ने पहले फौज से मदद लेके हुकूमत हासिल की है तो वो भी गलत था, और आज अगर कोई फौज से मदद लेके हुकूमत हासिल करना चाहता है वो भी गलत है। कल अगर किसी ने मारा था पॉलिटिशियन को गलत मुकदमात में और जेल भेजा था वो भी गलत है, और अगर किसी ने आज भेजा है तो वो भी गलत है। आप एक इंसाफ का पैमाना रखें, असूलों पे चलें, ये ना करें कि जिसको जो आपको पसंद नहीं है उसको जो चाहे फांसी दे दे, आप आपके असूल ना जाने, और जो चेहरा आपको पसंद है उसको उंगली भी लगाए तो आपको बुरा। ये रवैया गलत है, ये असूल नहीं है, ये फेवरेटिज्म है, ये आइन नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। तो ये अपने रवैये अगर हम पाकिस्तानी सारे और बिलखसूस आप ओवरसीज पाकिस्तानी, क्योंकि आपका भी बड़ा रोल है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। 2018 का जो इलेक्शन है उसमें आपकी सपोर्ट की वजह से PTI जो है उसको बहुत फायदा मिला। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जमहूरियत और आइन की जो मुसलसल हिमायत है वो करें और कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो और फिर इकोनॉमिक कंसेंसस हो। यही पाकिस्तान की सर्वाइवल की वाहिद राह है। अगर हम इकट्ठे हो जाएंगे, अगर पॉलिटिकल कंसेंसस कर लेंगे, अगर इकोनॉमिक कंसेंसस कर लेंगे तो तब पाकिस्तान कामयाब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने तकरीर रखी है। बात जानने का
उसमें मेरा एक प्रोग्राम था एक दिन सियासत आ, तो वो मैं इसी तरह स्पेंड करता था दिन, और दिन स्पेंड करके मुसाफिर और साथ बाहर में लगा। तो कुछ मान लिया प्राइवेट टीवी तो होते नहीं, माइक रीड कीजिए। जब प्राइवेट टीवी आया तो फिर वही जो चीज़ थी उसी आइडिया को हम वीडियो पे ले आए, और वो एक दिन जियो के साथ बुनियादी बात। दूसरी बात आपने कही कि कौन सा प्रोग्राम पसंद आया। सच्ची बात तो ये है कि मैं पता नहीं पुरानी मेरे अंदर वो है, मुझे जो पुराने लोग थे वो बड़े पसंद थे। जब आप नसरुल्लाह खान, बेनज़ीर भुट्टो, अकबर भुट्टी, अताउल्ला मेंदर, अब्दुल कतर, अली खान, मैंने जो उनके साथ प्रोग्राम किए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो बड़े तारीखी प्रोग्राम थे, और अब भी मेरा ख्याल है कि सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम उन्होंने था। जी शुक्रिया वैस साहब, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन मिसाल साउथ अफ्रीका की है कि आप फॉरगेट एंड फॉरगेट, अगर आप दुनिया में आगे चलना है तो इंतकाम लेने से आगे नहीं चलेगा। अगर आप आज किसी से इंतकाम लेंगे कल वो आपसे इंतकाम लेगा। तो बुनियादी बात है कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, जो साउथ अफ्रीका में ये फार्मूला अपनाया गया था, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अपनाया गया था, और मेरी खुद इमरान खान साहब से इस बारे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बात हुई, वो खुद इसके बड़े हमायती हैं, और शायद जब भी उनको मौका मिलेगा वो खुद भी चाहेंगे कि कोई ऐसा चार्टर जरूर हो जिससे कि सारी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो हैं वो सारी एक लाए अमल पर। यही पाकिस्तान का वाहिद हाल है। अगर इसी तरह लड़ते रहे, एक दूसरे को होते देते रहे, एक फौज के साथ मिल गया, दूसरा मार खाने लग पड़ा, फिर दूसरा फौज के साथ मिल गया, तो इस तरह से हम पाकिस्तान नहीं कर सकता। ना सियासी जमातें कर सकती हैं, ना आइन कर सकता है, ना जमहूरियत कर सकती है। तो खुदा हाफिज़, फिर तो आपने फौज के हाथ में इक़्तिदार दे दिया, चाहे वो मार्शल लॉ हो या ना मार्शल लॉ। या तो ये एक्सेप्ट कर लें कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होनी, पाकिस्तान में आइन ही नहीं होना, पाकिस्तान में सियासी जमातें ही नहीं होनी, या तो ये फार्मूला अपना लें, या फिर आपस के अंदर एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे को जगह दें, अपोजिशन को भी माने, हुकूमत को भी माने। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो फिर तो तीसरा फरीक लाजमी आएगा और तीसरा फरीक फायदा उठाएगा। तो आपकी लड़ाई से किसको फायदा होगा? नून की और पीटीआई की लड़ाई से फायदा किसने उठाया? तो ये आप सोच लें कि क्या ये फायदा उठाने देना चाहिए? अल्टीमेटली पीटीआई भी उसी सर्कल में आ गई जिसमें नून आएगी। तो ये सोच की बात है कि आज फैसला कर लें या 10 साल बाद खा के पीपल्स पार्टी की तरह या नून की तरह बाद में फैसला कर लें। बेहतर तो ये है कि पहले ही फैसला कर लें। शुक्रिया सर। ये आखिरी सवाल आपको, हमने हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर ओवरसीज पाकिस्तानी रखे हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर हमने ओवरसीज पाकिस्तानी बनाए हैं। मोइन कुरैशी की शौकत अजीज, उन्होंने पाकिस्तान में जो इनकलाबी तब्दीलियां लेके आए, तो उससे जो पाकिस्तान के उससे नहीं, लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तानी तो थे ना, बेस्ट ओवरसीज पाकिस्तानी, तो उनको आपने लगाया, उससे पाकिस्तान में जो दूध की नहर बहना शुरू हो गई, तो वो बाकियों को भी लोग देके देख लेते हैं। तो नहीं है कि आपको कहा ये डिस्कशन नहीं, वहाँ डिस्कशन ये है कि तरीक़ेकार। तो 2 तरीक़ेकार पे बहस है। एक तरीक़ेकार ये है कि जिस तरह आज़ाद कश्मीर की में स्पेशल सीटें हैं ओवरसीज़ की, तो आप एक अमेरिका की सीट हो, एक यूरोप की सीट हो, या 10 सीटें हो पूरे ओवरसीज़ की, एक ये बहस है। एक दूसरा तरीका ये है कि जो कि वो ये है कि डायरेक्ट आप कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट, वो यानी जिस तरह आम पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करता है, आप भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट, वो बड़ा कम्बरसम और बड़ा मुश्किल। उसके लिए आपके कैसे पोलिंग स्टेशन बनेंगे, कैसे बैलेट पेपर बनेंगे, किस तरह से वो सारा होगा, उस पर इमरान खान साहब ने भी बड़ी भर्ती की कोशिश की, लेकिन कोई फार्मूला निकल नहीं सका। तो ये नहीं है कि वोट का हक नहीं देना चाहते हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों के अंदर इस वक्त मामला फंसा हुआ है कि क्या स्पेशल सीट्स दी जाए या डायरेक्ट जो इलेक्शन है उसमें आप हाई कॉन्स्टिट्यूंसी में दे। ये फैसला नहीं हो सका कि अल्टीमेटली क्या करना है। तो जिस दिन ये फैसला हो जाएगा आपको जरूर हक मिलेगा। मैं तो समझता हूँ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इसको इससे भी ज़्यादा हक मिलना चाहिए। इनके लिए रेड कार्पेट रिसेप्शन होनी चाहिए, इनके लिए अलग काउंटर बनने चाहिए, इनके लिए जो ये पैसे भेजें उसका इन्हें रिटर्न मिलना चाहिए।
और इसके फवायद मिलने चाहिए, इनकी इज्जत होनी चाहिए। ये मेरा तो इनके बारे में प्रो पॉजिटिव, और मेरा ये ख्याल है कि मैं तो बहुत सालों से, बहुत से लोग जो मेरे पहले भी बातें सुनते रहे, मैं तो कहता रहा हूँ कि मैं तो कायदे आजम और जना और गांधी जो है वो आप में तलाश करता हूँ मुस्तकबिल के। यानी इंडिया और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों, ओवरसीज इंडियन के पास है। तो यू आर प्रोड्यूसिंग द ब्राइटेस्ट चिल्ड्रन, और वो ब्राइटेस्ट चिल्ड्रन जो है वो पाकिस्तान का या उस खिते का जहाँ पे अभी इतनी पढ़ाई नहीं है, इतनी लोग आगे नहीं है, उस खिते का मुस्तकबिल जो है वो संवार सकते हैं। अगर जना साहब और नेहरू और गांधी इंडिया से लंदन ना आते, ओवरसीज पर ना पढ़ते, तो मेरा ख्याल है ना हिंदुस्तान आज़ाद होता ना पाकिस्तान बनता। तो ये तो ओवरसीज का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान बना। तो ये भी डायरेक्टली इसी तरह आप पाकिस्तान की तरक्की में भी रोल अदा कर सकते हैं और करना चाहिए। शुक्रिया उमैर साहब। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है। थैंक यू वेरी मच, आपने 2-3 सवालों के जवाब दिए। 2020 में आपने एक बात की थी, एक किताब भी लिखी थी, ये कंपनी नहीं चलेगी। उससे पहले आपने मियां साहब को कह दिया कि पार्टी ओवर। क्या आपके पास कोई मॉडल है या जिन है? कैसे आप आपने ये दोनों पार्टी के लीडर है हमारे अभी, तो हो डू यू से द पार्टी इज ओवर एंड ये कंपनी नहीं चलेगी? गुजारिश ये है कि अगर आप तासुब से और मोहब्बत से अलग होकर तजिया, अगर तो आप अपनी नफरत शामिल कर लें अपने तजिए या मोहब्बत शामिल, तो आपका तजिया जो है वो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने तजिए से नफरत और मोहब्बत होने के बाद हक़ाइक़ का तजिया, तो वो आम तौर पर तो मैंने जब मियां नवाज शरीफ के बारे में ये लिखा था, उसका नाम था द पार्टी लोग। अब मियां साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो बड़े नाराज हुए और मुझे मेरी मुलाकात हुई। मुझे कहने लगे कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी हुकूमत आ रही है, तो सब मामला ठीक है। तो मैंने कहा देखिए आपको शायद पसंद नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है कि आप जा रहे हैं। तो जब मैंने ये लिखा कि कंपनी नहीं चलेगी, तो मैंने यही लिखा था कि फौज और इमरान खान की ये टूट जाए। तो वो वैसे ही हुआ। उसको तो बड़ी लोगों ने तकलीफ की, मुझे मेरी किताब मार्केट से मुझे पानी पड़ी, पाबंदियाँ लगी, लेकिन अल्टीमेटली बदकिस्मती से मेरी बात सच साबित हुई। लेकिन मैं चाहता नहीं था कि सच साबित हो, मैं दोनों बार चाहता था कि हुकूमतें चलती रहें और अपना 5 साल पूरे। तो शुक्रिया दोस्तों का, थैंक यू वेरी मच। आपने खामोशी इख्तियार की। टाइम इज ओवर, क्योंकि शेर साहब की अपॉइंटमेंट है, इन्होंने खाना खा के जाना है, इनके पास बिल्कुल है।